केवल मेरा देवेंद्र प्रसाद जी सर, केवल ये जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है आप सर, जो हाथ उठाया बाद में हाथ उठाया जी नहीं सर, किसानों का जो इंटरेस्ट ऑफ रेट घोषित है सर कि 60% इंटरेस्ट ऑफ रेट पर किसानों को कृषि कार्य के लिए बैंक से ऋण मिलेगा। लेकिन हम पूरा जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अभी तक बिहार में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बल्कि 14%, 15% पर किसानों को ऋण मिल रहा है। ये मैं चाहता हूं कि सरकार ये आश्वस्त करे कि 6 महीने हो गया, बजट में घोषणा हुआ, अभी तक ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। और जो NCCF और जो आपदा राहत कोष है, आपदा निधि से जो राहत दी जाती है किसानों को, रिलीफ दिया जाता है बाढ़ और सूखे से जो क्षति होती है उसके लिए, उसका मैं ये जानना चाहता हूँ अभी तक उस जो राहत दी जाती है, एक तो राशि जो जाती है वो राशि आधा नगद और आधा दिया जाता है राहत के नाम पर, पैकेज के नाम पर, पाव रोटी तो मैं वो जनता के बीच में नहीं जा पाता। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या बैंक ऑफ रेट क्या हो रहा है, क्या बिहार में भी लागू करेगी। आधा घंटा होने के लिए कोई हमारा रूल है, प्रोसीजर है, मेहरबानी करके वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए। Yes, 7% up to 3 lakhs crop loan has been raised by honorable member. This is not implemented in state of Bihar. It is a very serious issue which he has implemented. We'll go in details and we'll see that entire execution of the scheme will be done in Bihar also. Those who are not implementing the scheme, appropriate actions will be also taken against the people. Well, Sri Hannan Molla, please. Sir, that chapter is over. He has something else. He has something else to say. I have promised to him. He will take 2 minutes, Mr. Devendra Yadav, just 2 minutes. आप तो बोला नहीं क्या? 1 मिनट धीरज रखिए ना भैया। अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के विषय को जिस आपकी इजाज़त से सदन में रखना चाहता हूं। एक अध्यक्ष महोदय, यहाँ एक रिपोर्ट पेश हुई है, ये साप्ताहिक रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, पुलिस साप्ताहिक रिपोर्ट 2006। इसमें है कि आतंकवाद एवं इससे निपटने के लिए रणनीति का प्रस्तुतिकरण। इस प्रस्तुतिकरण के तहत 25 तारीख को द्वितीय दिवस में वरीय 2 अधिकारी ADG लेवल के रेलवे और दोनों ADG IPS ऑफिसर हैं, उन लोगों ने 12 बजे से 12:30 बजे दिन तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में क्षण प्रतिक्षण कार्यक्रम प्रेषित किया है उत्तर प्रदेश में लखनऊ। नहीं, इज इट स्टेट पुलिस? जी स्टेट पुलिस, ये सर देश के विषय में कहा है, पूरे कंट्री के विषय में। स्टेट पुलिस क्या? ये स्टेट पुलिस वहाँ की बात नहीं है सर, ये रेलवे ADG रेलवे ठीक है। आप लोग काहे ये इंटरवीन करते हैं? हम तो पूछते हैं, अध्यक्ष बहुत अनुभवी मेंबर है। मैं इसलिए आपका आभार हूँ आपके प्रति अध्यक्ष महोदय। ये दैनिक देखा जाए दिनांक 28 तारीख को, मैंने कल 2006 को दैनिक हिंदुस्तान एक्सप्रेस उर्दू में छपे समाचार शीर्षक में ये कहा गया है, इसी रिपोर्ट के आधार पर कि इमारतें सरिया दहशतगर्दों का महफूज मस्कन। कितना आपत्तिजनक बात है अध्यक्ष महोदय। इस प्रकाशित समाचार अंश में न केवल पश्चिम बंगाल, न केवल बिहार, न केवल उड़ीसा, न केवल झारखंड, सुना जाए हाँ बना। प्लीज एक शरीफ ऑल आर ऑनरेबल रिस्पांसिबल मेंबर्स। अध्यक्ष महोदय, मैं देखिए बड़ी संजीदा मामला, आप छोड़िए, इधर हमको बोलिए। हाँ, अध्यक्ष महोदय, न केवल बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बल्कि संपूर्ण देश के करोड़ों लोगों को भ्रमित किया गया है। इस तरह से समाचार जो छपा है, इससे गलत संदेश गया है पूरे देश में, खास करके पूरी संपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय में एक भय का और सुरक्षा का वातावरण इससे बनता है। क्योंकि सेंड इट टू द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से ही मांग करता हूं कि जो सद्भाव का जो जहर फैलाने का कुत्सित प्रयास हुआ है, वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है।
थोड़ा आप लोग पेशेंस रखना चाहिए, किसी को बोलने नहीं देगा, क्या बात हो रहा है? Just wait, let us see, let him end, then we shall see, sir. Let him. You cannot all the time. ठीक है, अब जो प्लीज कंक्लूड। हम तो चलता नहीं, हाउस चलने वाला नहीं है। मिस्टर देवेंद्र यादव, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? तो आप लोग भी नहीं बोल पाए हमारा काम। आप दो खत्म कीजिए प्लीज। मैं थोड़ा ब्रीफली बोलने, ये ठीक नहीं है। आदेश को मानने को तैयार हो जाए, तैयार है तो वैसा कीजिए। Why are you standing, मिस्टर रामकृपाल यादव? आप बैठ जाइए, आप रघुनाथ जी, आप भी बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मौका देगा कि नहीं देगा सोचेगा। पूरे भारतीय संविधान, अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष जो ढांचा है या उसमें जो आस्था रखने वाले करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा। But you have to say where it has been published. अब बोला ना, क्या प्रकाश हुआ है अध्यक्ष महोदय है। You mentioned a paper without naming the paper. जी ने मैंने पेपर लिया है, नाम लिया। क्या नाम लिया? पेपर का नाम लिया है मैं। क्या नाम? ये दैनिक हिंदुस्तान एक्सप्रेस। तो ठीक है, बोलिए। तो मैं इसीलिए अध्यक्ष महोदय, यह वही संस्था है इमारत सरिया फुलवारी शरीफ, जहां मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में इमारत सरिया संस्था का बुनियाद रखा गया। यह संस्था सामाजिक, धार्मिक और जन सेवा के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय पिछले साल 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने 2005 में इस संस्था का विजिट किया। इसमें स्थानीय सांसद श्री रामकृपाल यादव भी मौजूद थे और रामकृपाल यादव ने वहां फुलवारी शरीफ में 35 लाख रुपया MP लैड का सांसद फंड से उपलब्ध करा के एक हॉस्पिटल का भी निर्माण किया। ठीक है। और अस्पताल में उस हॉस्पिटल का सजाद हॉस्पिटल सभी वर्गों का इलाज होता है, न केवल माइनॉरिटी का बल्कि हिंदू का और भी वर्गों का। इतना बड़ा नहीं, मेरा ये कहना ये है कि भारतीय पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारी ADJ रेलवे और उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस सप्ताह 2006 के द्वितीय दिवस में जिस तरह का आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर जो प्रस्तुतिकरण किया है, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आपके जनसंज्ञान में रिपोर्ट का सिर्फ मैं शीर्षक रख देता हूँ, मैं डिटेल नहीं बोलूंगा। शीर्षक क्या है अध्यक्ष महोदय? द scenario of the terrorism in India, gradually whole of India affected now, terrorist activities noticed in place where there is a sizable Muslim population। क्या हो रहा है? Spread of terrorism, क्या अप्रोच है? That is, I agree, that is most undesirable, should not be said against any particular community। हो गया। स्टडी श्रमजीवी एक्सप्रेस बम ब्लास्ट। क्या हो रहा है आपका? साधु बाबा जी ऐसे करेंगे? बैठ जाए। नहीं, हम नहीं देंगे। और इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट टू लाइट ए स्मॉल प्लेस नेम फुलवारी शरीफ नियर पटना। धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की मूल अवधारणा को तोड़ा गया है। सोची समझी साजिश के तहत धार्मिक Give it to the honorable Home Minister। ये देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता चुनौती दी गई है। इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी से हम मांग करते हैं कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा को आघात पहुंचाने की नीयत रखने वाले इस तरह की मानसिकता रखने वाले अधिकारी के कार्रवाई की जाए। डोंट टेक एनी नेम प्लीज, अदरवाइज सेंट्रल एजेंसी CBI से इसकी जांच। ठीक है, हो गया, आप बैठ जाइए। करोड़ों लोगों के मन में वो दूर हो सके, इसीलिए इसकी जांच कर और दोषी पदाधिकारी को दंडित किया जाए। I have allowed you all right, give it to the Home Minister। नहीं, किसी को नहीं, no, I'm not going to। Don't bully me, don't bully me। बोलिए, ठीक है। You go on, give on shouting। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहाँ से बोलकर आज मैंने टीवी पे कोई बाइट दिया था और मेरी पार्टी की तरफ से मुझे पूरा अधिकार है
जैसे मैं बाहर लॉबी में निकला, लालू जी के साथ कुछ सांसद थे, उसमें एक माननीय सांसद ने मुझे सबकी मौजूदगी में 2 मिनट में ठीक करने का धमकी दिया है। ये नोटिस चाहिए, ये नोटिस चाहिए। नो सॉरी, नो मोर, नो यू कैन नॉट, सांसद यू हैव टू गिव मी प्रॉपर नोटिस। आर के राणा जी जो इनके सांसद, नो प्लीज प्लीज डिलीट इट, आडवाणी जी प्लीज, इसलिए आपके नोटिस में ये डालना चाहता हूँ। ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, this is not a matter, this is not, there are many Kshatriya matters. अध्यक्ष महोदय, जो कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन में आंतरिक सुरक्षा के संबंध में सदन के सामने है, मुझे बहुत अचरज हुआ उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता किस उद्देश्य से इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को लाए। मुझे लगा कि ये यूपीए सरकार की विफलता पर नहीं बोल रहे हैं, ये अपने कार्यकाल में जो विफलता है उसी पर बोल रहे हैं। चाहे वो पोटा का मामला हो, चाहे वो टाडा का मामला हो, चाहे कश्मीरी पंडितों की समस्या हो। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उपाध्यक्ष महोदय कि आखिर इस प्रतिपक्ष के नेता का उद्देश्य क्या था। इस कार्यस्थगन प्रस्ताव के लाने का उद्देश्य ही खंडित कर दिया अपने ही भाषण से। उनका भाषण जो आज कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में हो रहा था, उसको हमने बड़े ध्यान से मैंने सुना, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने लाल किला की चर्चा नहीं की, अक्षरधाम की चर्चा नहीं की, उन्होंने संसद पर जो आतंकी हमला हुआ उसकी चर्चा नहीं करके उसका एक पोर्शन ले लिया। क्या पोर्शन लिया? जो वोट बैंक वाला, और आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए ये जो आंतरिक सुरक्षा है इसमें वोट बैंक की बात हो रही है। वोट बैंक कौन कर रहा है? दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में उपाध्यक्ष महोदय फांसी देने के लिए जुलूस नहीं निकला। फांसी देने का काम तो न्यायालय का है, फांसी देने का काम कोर्ट का है, और अपील करने का उस नागरिक को जो अभियुक्त होता है उनको महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ। ये तो प्रावधान है, लेकिन फांसी देने के लिए बिल्कुल सज करके जुलूस निकाला हो, ये लोकतंत्र में कहीं हमने सुना नहीं। ये पहली अद्भुत घटना है, अनप्रेसिडेंटेड घटना है, जो इतने बड़े सबसे प्रजातांत्रिक, सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान, जो हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें अफजल को फांसी दो। ये लोग वोट बैंक कौन करना चाहते हैं? देश को कौन बांटना चाहते हैं? समाज के आधार पर, सामाजिक आधार पर, धर्म के आधार पर, सीमाओं के आधार पर जो भी सवाल उठते हैं उसमें सिचुएशन को कम्युनलाइज करने का प्रयास किसके तरफ से होता है? सिचुएशन को कम्युनलाइज करना भी अपराध है उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कोई करता हो। एक परिस्थिति पैदा हुई, फांसी का सजा हुआ अफजल को, इस सिचुएशन को कैश करना, एक्सप्लॉइट करना, किसी खास संवर्ग के, खास समुदाय के लोगों की भावना का एक्सप्लॉइट करना भी अपराध है। अपराध की परिभाषा को आज बदलने की जरूरत है आंतरिक सुरक्षा पर बहस करने से पहले। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि भीतर जो मानसिकता है इसके पीछे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्यों नहीं तो इस मुद्दा के साथ मैं समझता हूं न्याय नहीं हो पाएगा। जो आंतरिक सुरक्षा है इसके साथ बहस में ही आप न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश की आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। चाहे कोई भी आतंकवादी हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समुदाय को, आतंकवादी अपराधियों का या नक्स जिस तरह की गतिविधि करके, हिंसा फैला करके जिस तरह का काम करते हैं, उनका कोई जात नहीं होता। इसीलिए आतंकवाद के बारे में सही नजरिया अपनाने की जरूरत है आज, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में डालने वालों को किसने कंधार जाकर छोड़ा था? ये सवाल है आज, ये यक्ष के तरह सवाल खड़ा है। कौन गया था काबुल? मैंने किसने छोड़ा था गंधार में? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, जो एक आतंकवादी, कुख्यात आतंकवादी को अतिथि बनाकर, गेस्ट बना करके वहां उसकी धरती पर जाकर छोड़ा है। ये कभी हुआ था क्या? इस आजाद मुल्क में आज 58 वर्ष की आजादी में कोई सरकार इस तरह का दुस्साहस नहीं किया होगा। आतंकवाद पर बहस कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा नहीं। यहाँ कंधार कौन गया था? मैं जानना चाहता हूँ कौन मंत्री था वो। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। आज वो इस सदन के सदस्य, मैंने इस सदन के सदस्य ने मैं उस समय विरोध किया था। मैं एक बात कभी समझौता नहीं किया सिद्धांत से।
आपको मालूम है कभी नहीं किया सिद्धांत। ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हाउस का रिकॉर्ड देख लीजिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। नहीं देख सदन का कुछ नहीं देखिए, आप तो नए आए हैं, आपको पता नहीं है हाउस। डोंट डिस्टर्ब। 2000 का निकाल कर देख लीजिए हम क्या बोले। Not to be regarded anything as the speech of Mr. Yadav. इस देश You में should also address the chair. Not मैं आप ही to को एड्रेस कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश में ये विचार करना पड़ेगा। हमला देसी और देसी के बीच में कभी नहीं हुआ था। ये पहली पार्टी और जमात है, कट्टरपंथी जमात, जो देश के अंदर देसी वर्सेस देसी लड़ाई कर रहे हैं। कम्युनिटी के नाम पर, समुदाय के नाम हमला होना चाहिए हिंदुस्तानी वर्सेस बाहर के लोगों से। जो बाहर के आतंकवादी है, देसी वर्सेस परदेसी का हमला होना चाहिए। इस देश में हमला हो रहा है देश के भीतर देश, तो आंतरिक सुरक्षा कभी भी मजबूत। हाँ, ये आप करवा रहे क्यों? No, sit down, please sit down. अब देख लीजिए ये एक्टिविटी सदन में देखा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? भाई इससे ज्यादा क्या हो सकता है? उपाध्यक्ष, मैं आपके आदेश से बोल रहा हूँ। और देख लीजिए इन लोगों का, ये दोहरा चार वाले लोग हैं, दोहरा डबल स्टैंडर्ड, चाल चरित्र और चेहरा सब बदल जाता है 2 मिनट। जब अपना समय आता है तो बदल जाता है। अभी प्रथम समय में देखा गया होगा, कहा गया था प्रधानमंत्री का प्रोप्राइटरी राइट है किसी को मंत्रिमंडल में रखने, यहाँ बदल दिए उस बात, दूसरे तरफ ले गए। हमेशा ये अपना टिंज देते हैं, अलग से दिशा बना लेते हैं बहस का, जो इनको सूट करता है उधरे से बहस कर देते हैं। तो मैं इसीलिए देश की जो आतंकवाद है वो एकमात्र, अध्यक्ष महोदय, केवल आतंकवाद ही एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि नक्सलवाद, उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ती हुई उग्रवादी हिंसा, मैं सुधार के लिए कह रहा हूँ कि ये पहली घटना नहीं थी कंधार की। उसके पहले एक होम मिनिस्टर की बेटी का अपहरण कश्मीर में हुआ था और सड़क पर आतंकवादी छोड़े गए थे। नहीं, आपने कहा कि फैलाने का काम है, सदन में हम इल्म नहीं कर रहे हैं, हम आपको मौका नहीं दे रहे हैं बोलने का। आपको कैसे अलाउ किया जाएगा उपाध्यक्ष महोदय? आई एम नॉट गोइंग टू इल्ड, हम कैसे मौका दीजिएगा? हम इल्ड नहीं कर रहे। रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा, रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा। ले नथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। उपाध्यक्ष महोदय, लालू जी के रिमार्क्स भी नहीं रिकॉर्ड। उपाध्यक्ष महोदय, आतंकवाद एकमात्र समस्या नहीं है, मैं बता रहा था, मैं विषय पर बोल रहा था और आप बीच में टोका टोकी करते हैं। बल्कि नक्सलवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों, नक्सलवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ती हुई जो उग्रवादी हिंसा या सांप्रदायिकता जैसे चुनौती है, ये भी मुंह बाए खड़ा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के सामने जो सांप्रदायिकता फैलाना, दंगा फैलाना, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के बीच में टकराव करना, भाईचारा खत्म करना, अमन चैन समाप्त करना, इससे भी आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ता है। और आंतरिक सुरक्षा का खतरा बाहरी दुश्मन से नहीं है, आंतरिक सुरक्षा का खतरा सिर्फ इस देश के अंदर जो कट्टरपंथी ताकत है उससे खतरा है आंतरिक सुरक्षा। और इसी के लिए इतना बल, सुरक्षा बल, STF का जवान, इतने फोर्स लगाए जाते हैं। मैं इसीलिए यह आंतरिक सुरक्षा आज हमारे लिए एक चुनौती है उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि कश्मीर हो, चाहे असम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, देश के लगभग 8-10 राज्यों में तो काफी उग्रवादियों का चल रहा है। और मैं समझता हूं सभी मिलाकर के 1 दर्जन राज्य है जो इस तरह से नक्सली प्रभावित है और इस तरह से आंतरिक सुरक्षा जहां चुनौती बना हुआ है, जिसमें हमारे सेना के जवान, सुरक्षा बल जवान बेकसूर शहीद होते हैं। और मैं समझता हूं कि आज इन राज्यों में इतने व्यापक पैमाने पर नक्सलवाद या उग्रवाद फैला हुआ है, हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। उसका मूल कारण है आर्थिक विषमता और सामाजिक उत्पीड़न। मूल कारण पर बहस होना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय। ये आज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतना ज्यादा है, क्योंकि एक आदमी 35,000 फीट पर उड़ते हैं, ठीक है, उड़े 2%, 1% लोग, और एक आदमी 5 फीट की जमीन पर। ये बीच का जो आर्थिक विषमता है, ये जो डिस्पैरिटी ऑफ इकोनॉमी है, ये बढ़ गया। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज AK-47 लेकर लोग सामने खड़ा हो जाता है। मतलब मैं इसको विकास से भी
विकास के नजरिए से भी देखता हूँ, क्योंकि आर्थिक विषमता जब तक दूर नहीं होगा, अस्थायी समाधान आंतरिक सुरक्षा का नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए सवाल को कहना चाहता हूँ। और सामाजिक उत्पीड़न मैंने तो पहले ही बता दिया कौन लोग सामाजिक उत्पीड़न करते हैं। सोशल एट्रोसिटी, एक दूसरे का भेदभाव करना, दबाना, ऊंच नीच का भेदभाव फैलाना, जाति और संप्रदाय में देश को बांटना, ये भी सामाजिक, हाँ, सत्ता के लिए, गद्दी के लिए राम के नाम पर सारा खेल होता है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि उग्रवाद और नक्सलपंथ पर हमें यदि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो उस पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार को भी और यहाँ की जनता को भी विचार करना होगा। जो आवाम है उसको भी विचार करना पड़ेगा आंतरिक सुरक्षा कैसे महफूज रहे, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आज आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना केवल सेना और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, वह जिम्मेदारी हम सभी की है, सारे आवाम की है। जब हम मंदिर मस्जिद, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करते रहेंगे तो स्वाभाविक है हमारे लोग आपस में लड़ेंगे, प्रतिशोध की भावना उठेगी और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। इसीलिए आंतरिक सुरक्षा के नाम पर जो वोट बैंक तैयार करने का काम करती है बीजेपी, इसको छोड़ दे। मैं इसीलिए चट्टानी एकता लाने की जरूरत है। राष्ट्रीय एकता, हम सब लोगों को देश में चट्टानी एकता, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की जरूरत है। जितनी सांप्रदायिक सद्भाव देश के अंदर मजबूत होगा, उतना हम आतंकवादी का मुकाबला करने में कामयाब होंगे। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूं। हाँ, करें आप खत्म। हमारा देश, पार्टी के और मेंबर बोलने वाले उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुनियादी, आप करें खत्म, आपकी पार्टी के और मेंबर भी बोलने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ बुनियादी सवाल रखना चाहता हूं। हमारा देश बाहरी हमला से कमजोर नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, आज दर्ज करना चाहता हूं, देश कमजोर होगा अंदर के हमले से। चाहे दंगा हो, फसाद हो, सांप्रदायिक तनाव हो, भाईचारा हो, इसको यदि कमजोर किया जाएगा, मिल्लत को आघात पहुंचाया जाएगा तो देश कमजोर होगा। मैं आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगा, सांप्रदायिक सद्भाव जितना मजबूत रहेगा, उतना हमारा देश अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। तथा सीमा पार से जो आतंकी गतिविधि चलाने की साजिश है, वो भी नाकामयाब हो सकता है यदि देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत रहे, हमारी चट्टानी एकता, राष्ट्रीय एकता मजबूत रहेगा तो बाहर वाला भी जो सीमा पार आतंकवादी है उसका भी मुकाबला हम कर सकते हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, आंतरिक सुरक्षा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, देश के अंदर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, क्या ऐतिहासिक आज हमला होता कहाँ है? आंतरिक सुरक्षा खतरे में कब पड़ता है? जब देश के अंदर जो हमारा ऐतिहासिक विरासत है, जो हमारे देश का विरासत है, चाहे संसद भवन हो, चाहे अक्षरधाम हो, चाहे लाल किला हो, आगरा का ताजमहल हो, अयोध्या का बाबरी मस्जिद का ढांचा हो, ये ढहने से ये ढांचा नहीं, बाबरी मस्जिद हो, बाबरी अयोध्या का बाबरी मस्जिद हो, उसे ढाने का किसी को हक नहीं है। शहनाज भाई, आप चाहे हजरत बल दरगाह हो, आप डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं, चाहे चरारे शरीफ, वो चरारे शरीफ का जो आप लोगों का, आप चरारे शरीफ हो, किसी को भी नष्ट करने का, इतिहास को नष्ट करने का हक नहीं है। ये सभी हमारे एक को गिराओगे तो दूसरा भी गिरेगा, इसी से आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ेगा। ये हमारे देश का ऐतिहासिक धरोहर है, देश की आन मान शान और सांस्कृतिक विरासत है। इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को किसी को भी किसी भी हालत में मिटाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए कानून भी बना हुआ है। गृह मंत्री जी बोले थे 47 से आज़ादी के बाद किसी भी ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज कितना जोर जोर से बोल रहे थे, चार्ज सीटेड लोग जो 3 साल 6 साल तक रहे देश में, चार्ज सीटेड रहे। सर, क्या क्राइम करना, किसी का इबादत या किसी का मस्जिद को ढा देना क्राइम अपराध में नहीं आता है क्या? तो चार्ज सीटेड है सीबीआई, ये अपराध नहीं है क्या? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये भी अपराध के श्रेणी में है। अपराध में मत बांटिए। चाहे अपराध 1000 लोगों को उसके चलते मौत हुआ, यहाँ तो एक आदमी, शिबू सोरेन ने एक आदमी की मौत का आरोप है। जो न्यायालय कानून है, वो कानून कार्रवाई करेगा, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, पिछले जुलाई महीने में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, उसी तरह देश के अन्य जगहों में बर्बरतापूर्ण घटनाएं और देश के आतंकी तत्वों
और कट्टरपंथी अलगाववादी पृथकतावादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सख्ती से सरकार को निपटना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपाध्यक्ष महोदय हिंसा की कोई जगह नहीं। ऐसे विध्वंसकारी ताकतों के मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए तत्परता से कार्य करना चाहिए और संयुक्त राज्य आरक्षी बल, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे खुफिया एजेंसी हो, या अधिक से अधिक चुस्त और मॉडर्नाइज करने की आधुनिकरण करके तत्परता से तेजी लानी चाहिए ताकि इस तरह की घटना को सख्ती से रोका जाए। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट और इनका जो प्रस्ताव है बिल्कुल इसको 100% हम नकारते हैं। थैंक यू। श्री ए कृष्णा स्वामी जी।